हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी शॉर्ट्स ऑफ लर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की एक प्रॉब्लम ली थी, जिसमें हमने देखा था कि हमें पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है। अब यदि पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स हमें गिवन है तो उनका हम रिडम्पशन नहीं कर सकते। सबसे पहले हम उन्हें फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करेंगे, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे, उसके बाद ही रिडम्पशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। अब यहां पे सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और फ्रीक्वेंटली आपके एग्जामिनेशन में आती है। यदि हम यही मेथड फॉलो करते हैं रिडम्पशन का, सबसे पहले हम आउट ऑफ प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे, फिर बचे हुए अमाउंट का आउट ऑफ फ्रेश इश्यू से करते हैं। और यदि हमने इक्विटी शेयर कैलकुलेट करके स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन और लास्ट में जाके हमें पता चला कि कंपनी के पास कैश ही अवेलेबल नहीं है सफिशिएंट जिससे कि वो रिडम्पशन कर सके, तो उस केस में हमारा एग्जाम में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंपनी के पास कैश सफिशिएंट कैश अवेलेबल है या नहीं है, और यहां पे हम सबसे पहले गलत एडजस्टमेंट करके आपको दिखाएंगे जिससे कि आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे एस लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस शीट है 31 मार्च 2021। अब यहां पे हमें शेयर कैपिटल के अंदर 90,000 इक्विटी शेयर्स गिवन है एट द रेट ऑफ 50 ईच, फेस वैल्यू 50 रुपीज है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई हमारे पास 45 लाख की। अब प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो 13,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है एट द रेट ऑफ 100 ईच, फुल्ली पेड अप। अब यहां पे प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप है, तो हमारे पार्टली पेड अप वाली शेयर्स की प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से रिडम्पशन कर सकते हैं। तो यहां पे नॉमिनल कैपिटल कितनी है प्रेफरेंस शेयर्स की 13 लाख रुपीज, जिसका हमें रिडम्पशन करना है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारे पास फ्री रिजर्व्स में सरप्लस अकाउंट है जिसके अंदर बैलेंस है 9,60,000 का, और सैंडरी क्रेडिटर्स में करंट लायबिलिटीज में हमारे पास सैंडरी क्रेडिटर्स है। असेट साइड की बात करें तो नॉन करंट असेट्स में कंपनी के पास है प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट, और करंट असेट में कंपनी का बैंक बैलेंस है 6,20,000। तो हमारे पास ऑलरेडी कितना फंड अवेलेबल है, 6,20,000 हमारे पास ऑलरेडी पड़े हैं। अब यहां पे हम रिडम्पशन किस तरह से करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2021 एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। अब 10% के प्रीमियम पे हम रिडम्पशन कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स का, यानी हमें ये एक्स्ट्रा अमाउंट और देना पड़ेगा, कंपनी को ये एक्स्ट्रा लॉस हो गया। तो कंपनी के पास ऑलरेडी नॉमिनल कैपिटल कितनी है प्रेफरेंस शेयर्स की 13 लाख रुपीज है। अब 10% का प्रीमियम भी कंपनी को पे करना है, तो 13 लाख रुपीज का 10% हो जाता है 1,30,000। इसका मतलब है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी को कितना पेमेंट करना है, टोटल 14,30,000 का टोटल पेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अब कंपनी ये पेमेंट कैसे करेगी और कहां से अरेंजमेंट करेगी इस कैश का, वो देखते हैं। तो यहां पे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन ऑफ कंपनीज फंड्स सब्जेक्ट टू लिविंग ए बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज 2,40,000। अब यहां पे कंपनी ने एक और प्रॉब्लम दे दी, कंपनी कह रही है कि 2,40,000 का तो बैलेंस हमें बैंक में रखना ही है। तो ऑलरेडी कम था, 14,30,000 चाहिए थे, यहां पे हमारे पास 6,20,000 थे। इसमें से भी कंपनी कह रही है कि 2,40,000 को आप काम में नहीं ले सकते। तो यहां पे हमने 6,20,000 का जो बैलेंस था उसमें से माइनस कर दिया 2,40,000। तो कंपनी कितना अमाउंट काम में ले सकती है, अब केवल 3,80,000 ही काम में ले सकती है जो बैंक में पड़ा है। अब दूसरा अमाउंट अब कंपनी कहां से एडजस्ट करेगी, सेकंड एडजस्टमेंट है टू सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट्स फॉर 3 लाख रुपीज। अब कंपनी के जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है वो कंपनी किस पे बेच रही है, 3 लाख रुपए पे बेच रही है, और ऑलरेडी बैलेंस शीट में हमें सारे इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 3,70,000। इसका मतलब है कंपनी को पैसों की जरूरत है, तो कंपनी लॉस में ही अपने इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट कर रही है। तो कंपनी को यदि लॉस में सोल्ड आउट करती है तो लॉस हमारा डेबिट होता है, लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, और यहां पे P&L अकाउंट का नाम है सरप्लस अकाउंट, तो सरप्लस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। जब अपन इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट करेंगे तो उस केस में कंपनी क्या एंट्री करेगी, इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट करने के लिए कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि कंपनी के पास पैसा आया इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट करके, और अमाउंट आया 3 लाख रुपीज। अब यहां पे कंपनी को लॉस हुआ तो सरप्लस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगा सरप्लस अकाउंट, ये भी डेबिट हो रहा है और सरप्लस अकाउंट भी डेबिट हो रहा है क्योंकि हमें लॉस हुआ 70,000 का।
और ये लॉस हुआ हमें इन्वेस्टमेंट बेच के, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और यहां पे हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट कर दिए 3,70,000 के। यहां पे अब कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव हो गया इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट करके, 3,80,000 पहले से थे और कंपनी ने इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट करके ले लिए 3 लाख रुपीस। अब कंपनी के पास टोटल 6,80,000 आ गया। अब यदि कंपनी के पास, और क्योंकि हमें 14,30,000 की जरूरत है और यहां पे हमारे पास केवल 6,80,000 है, तो या तो हम यहीं देख लें कि कितना कैश की रिक्वायरमेंट है, या फिर हम एक बार एडजस्टमेंट करके देखेंगे और देखेंगे कहां पे प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन के अंदर, जहां पे हमें इक्विटी शेयर को इंक्रीज करना होता है। तो यहां पे कंपनी कह रही है टू इशू सफिशिएंट इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। कंपनी को यदि और पैसों की जरूरत है तो इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, और इक्विटी शेयर इशू करेगी कंपनी एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। यहां पे प्रीमियम अमाउंट भी कंपनी रिसीव करेगी इक्विटी शेयर इशू करके। हमें जनरल एंट्रीज बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर रिडम्पशन। तो सबसे पहले हम गलत एडजस्टमेंट करके देखते हैं कि कहां पे प्रॉब्लम आती है। अभी तक हमने एडजस्टमेंट में देखा है, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट करते हैं प्रीमियम का, फिर नॉमिनल कैपिटल का। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम अमाउंट हम कितना दे रहे हैं, कंपनी 1,30,000 का प्रीमियम अमाउंट दे रही है, और ये प्रीमियम अमाउंट का एडजस्टमेंट सबसे पहली प्रेफरेंस हम देते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स में, और यदि आउट ऑफ प्रॉफिट्स में फंड अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यूज में लेते हैं। तो यहां पे आउट ऑफ प्रॉफिट्स में ऑलरेडी हमारे पास सरप्लस अकाउंट में बैलेंस है 9,60,000 का, तो आराम से एडजस्ट कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हमने एडजस्ट कर लिया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये हमने सरप्लस अकाउंट से अमाउंट ले लिया 1,30,000, तो ये प्रीमियम हो गया नील। तो पहला हमने प्रीमियम को एडजस्ट कर दिया। अब हम करेंगे नॉमिनल कैपिटल ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को एडजस्ट, और नॉमिनल कैपिटल का एडजस्टमेंट हम सबसे पहले आउट ऑफ प्रॉफिट से करते हैं, और जो फंड बच जाता है उसके इक्विटी शेयर इशू कर लेते हैं। तो यहां पे नॉमिनल कैपिटल है 13 लाख रुपीस। सबसे पहले हमने आउट ऑफ प्रॉफिट्स में देखा कितना फंड अवेलेबल है, तो सरप्लस अकाउंट में हमारे पास थे 9,60,000, 70,000 हमने इन्वेस्टमेंट बेचा, उससे लॉस हो गया तो उसको माइनस कर दिया हमने, और प्रीमियम में हमने एडजस्ट कर लिया 1,30,000। तो अब हमारे पास कितना बैलेंस बच गया सरप्लस अकाउंट में, 7,60,000 जो हमने माइनस कर दिया 13 लाख में से, तो बैलेंस अमाउंट हो गया 5,40,000। अब ये जो बैलेंस अमाउंट है ये हम आउट ऑफ फ्रेश इशू से एडजस्ट करते हैं, और यहां पे हम फेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं, कभी भी इशूड प्राइस से डिवाइड नहीं करते। तो 5,40,000 के इक्विटी शेयर इशू करने हैं, और एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है ₹50, तो यहां पे कंपनी ने इशू कर दिए 10,800 इक्विटी शेयर्स। अब यदि हम इसी प्रोसेस से चलते हैं तो यदि प्रॉब्लम आती है तो कहां आती है, ये आप देखो। यहां पे सबसे पहले हम बात करें अमाउंट रिक्वायर्ड की, तो कंपनी को कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है। एक तो कंपनी को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट करना है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 13 लाख रुपीस की, और कंपनी प्रीमियम का भी पेमेंट कर रही है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है 10%, तो 13 लाख का 10% हो गया 1,30,000। तो टोटल पेमेंट कितना करना है कंपनी को, 14,30,000 का टोटल पेमेंट करना है। अब इतना अमाउंट कहां से कंपनी लेके आएगी, तो सबसे पहले कंपनी ने क्या करा, बैंक बैलेंस देखा, और कंपनी ने देखा हमारे पास बैंक बैलेंस अवेलेबल है 3,80,000 तो हमारे बैंक में पड़े हैं। फिर उसके बाद बात करें कि हमने इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट कर दिया, तो जब इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट करा था तो वहां से हमें कितना अमाउंट मिला था, 3 लाख रुपीस। फिर हमने इक्विटी शेयर इशू करे, तो इक्विटी शेयर कितने इशू करे थे कंपनी ने, यहां पे कंपनी ने 10,800 इक्विटी शेयर इशू करे, तो यहां पे एडजस्ट कर लेते हैं हम 10,800। अब जब हम अमाउंट की बात करेंगे तो फेस वैल्यू भी अमाउंट है और प्रीमियम अमाउंट भी अमाउंट है, तो यहां पे हम 10,800 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 रुपीज से, तो कंपनी को कितना अमाउंट मिल गया, यहां पे इक्विटी शेयर से 6,48,000 आ गया, और कंपनी के पास कितना अमाउंट आ गया टोटल, 13,28,000। अब कंपनी को तो चाहिए 14,30,000, और कंपनी के पास 13,28,000 ही है। अभी भी कंपनी के पास पैसों की प्रॉब्लम है, कंपनी को एडजस्टमेंट करने के लिए और पैसों की रिक्वायरमेंट है। तो उस केस में कितना एडजस्टमेंट करने के लिए कितना शॉर्टेज हो रहा है कैश का, यहां पे कंपनी को और कैश चाहिए 1,02,000 का।
तो क्वेश्चंस में जब ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उस केस में हमको पहले ही देख लेना चाहिए कि कंपनी के पास सफिशिएंट कैश है या नहीं है रिडम्पशन के लिए। तो यहां पे जब भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी हम रफ में ही एक बार नोट करके देख लेंगे, उसके बाद जनरल एंट्री से स्टार्ट करेंगे। तो जब कैश की शॉर्टेज होती है उस केस में हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पहले फाइंड आउट करते हैं जितनी कंपनी को रिक्वायरमेंट है, और यहां पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है। तो यहां पे आ जाएगा अमाउंट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय। अब जब हमें अमाउंट मिलेगा तो अमाउंट जब भी मिलता है तो यहां पे हम फेस वैल्यू से डिवाइड नहीं करके इशूड प्राइस से डिवाइड करते हैं, क्योंकि प्रीमियम भी कंपनी को अमाउंट के फॉर्म में ही रिसीव होता है, रुपीज के फॉर्म में ही रिसीव होता है। तो यहां पे डिवाइड करेंगे इशूड प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इशूड प्राइस को हम देख लेते हैं। सबसे पहले अमाउंट रिक्वायर्ड देखते हैं। कंपनी को टोटल रिक्वायरमेंट थी 14,30,000 की, जिसमें से कंपनी के पास ऑलरेडी कितना कैश बैलेंस है 3,80,000 का कंपनी के पास कैश बैलेंस है, और कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बेचे, वहां से कितना आ गया 3 लाख रुपीज आ गया। तो यहां पे टोटल अमाउंट कंपनी का अब और कितना रिक्वायर्ड है 7,50,000 की रिक्वायरमेंट कंपनी को और है। और इश्यूड प्राइस एक इक्विटी शेयर से हमें 60 रुपीज मिल रहे हैं, 50 रुपीज तो फेस वैल्यू और 10 रुपीज का प्रीमियम, तो टोटल 60 रुपीज एक शेयर पे मिल रहे हैं। तो यहां पे 7,50,000 को हमने 60 रुपीज से डिवाइड करा, तो यहां पे टोटल इक्विटी शेयर हम कितने इशू करेंगे 12,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 50 + 10। इतने इक्विटी शेयर इशू करेंगे जिससे कि कंपनी को कैश की प्रॉब्लम नहीं आएगी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। अब हम एंट्रीज करके देखते हैं। सबसे पहले यहां पे हमने क्या करा इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट कर लिए, अब यहां पे इतने कैश की रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो गई। तो एंट्रीज करते टाइम हमें सीक्वेंस हरदम सेम रखना है। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि हमारा एडजस्टमेंट सही तरीके से पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमारे पास करेक्ट एडजस्टमेंट होगा यदि हमें पता लग जाए कि कितने इक्विटी शेयर इशू करने हैं, तो सबसे पहले हम एडजस्ट करेंगे आउट ऑफ फ्रेश इशू से, फिर उसके बाद आउट ऑफ प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले प्रीमियम एडजस्ट कर देते हैं हम। सरप्लस अकाउंट से हमने निकाल लिए 1,30,000, तो 1,30,000 का एडजस्टमेंट हमने आउट ऑफ प्रॉफिट से कर लिया, और यहां पे प्रीमियम के लिए हो गया बैलेंस नील। अब हम बात करते हैं नॉमिनल कैपिटल ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की। तो यहां पे नॉमिनल कैपिटल कितनी है हमारे पास 13 लाख रुपीस, इसका एडजस्टमेंट करना है। तो हमने इक्विटी शेयर कितने इशू करें 12,500। अब यहां पे आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है, एडजस्टमेंट करते टाइम हरदम हम फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करेंगे इक्विटी शेयर्स को। तो 12,500 इक्विटी शेयर इशू करें हमने एट द रेट ऑफ 50 ईच, तो यहां पे एडजस्टमेंट हो गया 6,25,000 का, और बैलेंस हमारे पास बच गया 6,75,000। अब ये जो बैलेंस है ये हम एडजस्ट करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट से। तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स में सरप्लस अकाउंट में हमारे पास है 960, जिसमें से हमें लॉस हो गया था इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट करके, तो 70,000 हमने माइनस कर दिए। सरप्लस अकाउंट में हमने एडजस्ट करे 1,30,000, तो हमारे पास कितना बैलेंस रह गया सरप्लस अकाउंट में 7,60,000 का बैलेंस रह गया। और हमें कितना रिक्वायर्ड है 625 चाहिए, तो आराम से हम एडजस्ट कर सकते हैं। सफिशिएंट सरप्लस अकाउंट में हमारे पास बैलेंस है, तो 675 माइनस करा और ये हो गया हमारे पास नील। तो इस तरह से हमने एडजस्ट कर लिया आउट ऑफ फ्रेश इशू से और आउट ऑफ प्रॉफिट से। अब जब हम जनरल एंट्रीज करते हैं तो वहां पे हमारा सीक्वेंस हरदम सेम रहेगा। सबसे पहले हम जो भी टोटल लायबिलिटीज जिसका हम पेमेंट कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसको एक नए अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। फिर हम एंट्री करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स की, आउट ऑफ फ्रेश इशू, प्रीमियम एडजस्टमेंट, और लास्ट में हम पेमेंट कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो यहां पे सबसे पहले हम लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे एक नए अकाउंट में जिसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। एंट्री हो जाएगी, जब हम लायबिलिटीज को कम करते हैं तो वो डेबिट हो जाती है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है 13 लाख रुपीस की है, तो यहां पे डेबिट कर दिया 13 लाख रुपीस से। अब हम क्या दे रहे हैं प्रीमियम का एक्स्ट्रा अमाउंट भी दे रहे हैं और वो लॉस होता है, इसलिए सारे लॉसेस को हम डेबिट करते हैं। तो यहां पे आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, और यहां पे प्रीमियम हम दे रहे हैं 10%, तो 1,30,000,
और एक नए अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है जिसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, और ये अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में 14,30,000 का। अब ये हमें लायबिलिटीज का पेमेंट करना है। तो सबसे पहले आउट ऑफ प्रॉफिट्स देख लेते हैं। आउट ऑफ प्रॉफिट्स में हमने सरप्लस अकाउंट से लिया था 6,75,000, तो हम एक नया अकाउंट खोलेंगे जिसको बोलते हैं अपन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। एंट्री हो जाएगी सरप्लस, क्योंकि सरप्लस से अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो सरप्लस को हम डेबिट कर देंगे टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, और हमने सीआरआर में अमाउंट भेज दिया। कितना अमाउंट हम ट्रांसफर कर रहे हैं 675, तो 6,75,000 अमाउंट हमने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब हम एंट्री करेंगे आउट ऑफ फ्रेश इशू की। तो यहां पे हमने इक्विटी शेयर इशू करे हैं 12,500 इक्विटी शेयर इशू करें और प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं हम, तो कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी को टोटल फंड रिसीव हुआ इक्विटी शेयर इशू करके 7,50,000। यहां पे टोटल इक्विटी शेयर्स थे 12,500 और एक इक्विटी शेयर पे हमें 60 रुपीज मिल रहे थे, 50 + 10। अब यहां पे फिर अब हम करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे इक्विटी शेयर्स कितने हैं 12,500 और एक इक्विटी शेयर पे फेस वैल्यू है 50 रुपीज, तो यहां पे हमारा हो गया 6,25,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि प्रॉफिट होता है और ऑल द प्रॉफिट्स को हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, तो यहां पे आ जाएगा टू एसपीआर अकाउंट 1,25,000। ये कैसे आया 1,25,000? हम शेयर्स इशू कर रहे हैं 12,500 और प्रीमियम अमाउंट है हमारा 10 रुपीज पर शेयर, तो यहां पे एसपीआर में आ जाएगा 1,25,000। अब हम करेंगे प्रीमियम एडजस्टमेंट, और प्रीमियम एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं सरप्लस अकाउंट से 1,30,000। तो सबसे पहले एडजस्ट करेंगे इसे और एंट्री हो जाएगी सरप्लस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, सरप्लस अकाउंट डेबिट। और ये किसके लिए कर रहे हैं हम? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर्स में हमने ट्रांसफर कर दिया प्रीमियम अमाउंट में 1,30,000। अब हमें रिडम्पशन करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है। तो यहां पे हमने सेकेंड एंट्री में क्या करा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर दिया 14,30,000। तो ये क्रेडिट बैलेंस है, जब हम इसका पेमेंट करेंगे तो इसको डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट से पेमेंट हो जाएगा और एंट्री हो जाएगी हमारी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 14,30,000 का टोटल पेमेंट कर रहे हैं। और कहां से करेंगे ये? बैंक अकाउंट से, तो टू बैंक अकाउंट 14,30,000। अब ये एंट्रीज हो गई सारी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की। अब हम बैलेंस शीट का देखेंगे कि किस तरह से बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाते टाइम आपको ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, यहां पे हम जनरल एंट्रीज को ही देखेंगे, एडजस्टमेंट को नहीं देखेंगे। तो यहां पे सबसे पहले हम इक्विटी शेयर की बात करें तो 90,000 इक्विटी शेयर है हमारे पास एट द रेट ऑफ 50 ईच। और नए इक्विटी शेयर कितने इशू कर लिए हमने? नए इक्विटी शेयर हमने इशू करे हैं फोर्थ एंट्री के अंदर 12,500, और यहां पे हम इसको एडजस्ट कर देंगे। तो शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे 90,000 शेयर्स ऑलरेडी हमारे पास है और नए शेयर हमने इशू कर दिए 12,500। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे पास हो गए 1,02,500 इक्विटी शेयर्स हो गए। और इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू है एट द रेट ऑफ 50 ईच। तो कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव हो गया यहां पे? 51,20,000 कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई। अब हम जब रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर सरप्लस अकाउंट है जिसके अंदर बैलेंस है 9,60,000 का। तो यहां पे हमने लिखा सरप्लस अकाउंट। अब यहां पे है 9,60,000 का बैलेंस। देख लेते हैं कहां कहां पे हमने सरप्लस अकाउंट को डेबिट करा है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ था तो हमने डेबिट करा था सरप्लस अकाउंट को 70,000 से। फिर उसके बाद आउट ऑफ प्रॉफिट्स में हमने सरप्लस अकाउंट से ट्रांसफर करे थे 6,75,000 और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का एडजस्टमेंट करा था 1,30,000। तो तीन एडजस्टमेंट करें तो यहां पे 9,60,000 में से माइनस कर देंगे सबसे पहले 70,000, इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करके लॉस हुआ। फिर हमने प्रीमियम पे ट्रांसफर करा 1,30,000 और लास्ट में हमने
आउट ऑफ प्रॉफिट से एडजस्ट करा था 6,75,000, तो यहां पे सरप्लस अकाउंट में हमारे पास बैलेंस रह गया 85,000, तो यहां पे हमने सरप्लस अकाउंट में लिख लिया 85,000। अब और हमारे पास अकाउंट है क्या, देख लेते हैं एक बार। तो यहां पे जनरल एंट्रीज के अंदर सबसे पहले एक नया रिजर्व बनाया था आउट ऑफ प्रॉफिट्स में हमने, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जिसको हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखते हैं। और इक्विटी शेयर इश्यू करे थे तो कंपनी का प्रीमियम भी रिसीव हुआ था 1,25,000 का। तो ये दोनों अमाउंट हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सरप्लस अकाउंट में, यहां पे हमने एक CRR अकाउंट बनाया, नया रिजर्व बनाया, तो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा 6,75,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहां पे हमें कंपनी ने जब इक्विटी शेयर इश्यू करे तो कंपनी को रिसीव हुए थे 1,25,000, तो ये ट्रांसफर हो गए। अब करंट लायबिलिटीज में हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं करा है, इसको एज इट इज लिखेंगे हम। तो यहां पे एक सैंड्री क्रेडिटर्स है हमारे पास 11,30,000 के, तो यहां पे लिख लिया सैंड्री क्रेडिटर्स 11,30,000, और ये लायबिलिटी साइड का हमारे पास बैलेंस आ गया 71,40,000, टोटल लायबिलिटी साइड का बैलेंस हो गया। अब असेट साइड देखते हैं, तो यहां पे प्लांट में कोई चेंजेस नहीं करा, जनरल एंट्रीज में हमने एज इट इज लिख लेंगे। और प्लांट हमारे पास है 69 लाख रुपीस का, तो यहां पे सबसे पहले नॉन करंट असेट्स में हमने लिख लिया प्लांट, और यहां पे आ गया 69 लाख। तो ये तो हमारा प्लांट का बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट को हमने सोल्ड आउट कर लिया क्योंकि हमें पैसों की रिक्वायरमेंट थी, तो इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे। अब बात करते हैं करंट असेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की, बैंक बैलेंस। कंपनी के पास ऑलरेडी बैंक बैलेंस कितना था, 6,20,000 बैंक बैलेंस था। अब कंपनी को जब भी बैंक अकाउंट कंपनी का इंक्रीज होता है तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, और बैंक अकाउंट यदि रिड्यूस होता है, कंपनी कोई भी पेमेंट करती है, तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैंक बैलेंस लिख लेते हैं 6,20,000। तो यहां पे करंट असेट्स में हमने लिख लिया कैश एट बैंक, कंपनी का पास बैंक बैलेंस था 6,20,000। अब हमने बैंक अकाउंट को जब भी डेबिट करा उसको हम प्लस कर देंगे, और जब हम क्रेडिट करेंगे उसको हम माइनस कर देंगे। तो एंट्रीज में देखते हैं, सबसे पहले यहां पे हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट करा और वहां पे बैंक अकाउंट को डेबिट करा था 3 लाख रुपए से। फिर नेक्स्ट हमने इक्विटी शेयर इश्यू करे थे और यहां पे बैंक अकाउंट को डेबिट करा था 7,50,000, जो फोर्थ एंट्री है। और लास्ट में सिक्स्थ एंट्री में हमने पेमेंट करा था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था 14,30,000 से। तो ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट करके कंपनी के पास आए 3 लाख रुपए, तो हमने प्लस कर दिए 3 लाख, प्लस इक्विटी शेयर इश्यू करा तो 7,50,000 आ गए, और प्रीमियम का प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करा तो पैसे कितना अमाउंट चला गया कंपनी से 14,30,000 चले गए, और कंपनी के पास बैंक बैलेंस बच गया 2,40,000 का, और ये हमारी असेट साइड भी मैच हो गई 71,40,000 लायबिलिटी साइड से। तो सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम एडजस्ट करते हैं। और जहां पे कैश की प्रॉब्लम आती है तो आपको हरदम ये चीज ध्यान रखनी है, कैश की प्रॉब्लम के टाइम पे इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे अमाउंट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। मगर जब एडजस्ट करेंगे तो एडजस्टमेंट करते टाइम हम हरदम फेस वैल्यू से एडजस्ट करेंगे, इशूड प्राइस से एडजस्टेड नहीं करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so much. Have a nice day.